देखिए, गाज़ा और राफ़ा के मुसलमानों के लिए आंसू टपकाने वाले, क्या हिंदू जब ढाका में मारा जाता है उसके लिए एक शब्द बोल पाते हैं? हमास के लिए आर्टिकल लिखा जाता है, रेजोल्यूशन पारित होता है, और जो बेचारे हिंदू मारे जाते हैं बांग्लादेश में, उसके विषय पर क्योंकि वोट बैंक के तराजू पे विदेश नीति को तोलते हैं तो बोलते नहीं हैं। और जिस प्रकार से मिसलीड करने का भी प्रयास सोनिया गांधी ने किया है, शायद उनको पता नहीं कि पैलेस्टाइन का सबसे सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मोदी जी को मिला है। पैलेस्टाइन और गाज़ा के विषय पे अनेकों बार भारत की सरकार ने अपने पोजीशन को स्पष्ट किया है, यूनाइटेड नेशंस में वोटिंग की है, ह्यूमैनिटेरियन एड भेजा है। हाँ, ये बात ज़रूर है कि वोट बैंक के चक्कर में कांग्रेस ने कभी इजराइल से रिश्ते नहीं बनाए। आज हम नॉन अलाइंड नहीं, मल्टी अलाइंड या ऑल अलाइंड पॉलिसी पे है। तो पैलेस्टाइन के साथ भी रिश्ते, इजराइल के साथ भी, जो इजराइल ने हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाकर आतंकवाद की लड़ाई में साथ दिया। हम अमेरिका के साथ भी रिश्ते निभाते हैं और हम ईरान के साथ भी रिश्ते निभाते हैं। हम रशिया के साथ भी बात करते हैं, यूक्रेन के साथ भी बात करते हैं। और भारत के अलावा ऐसा कोई देश नहीं है जो इन सभी विभाजित कैंप्स के साथ एक सेतु के रूप में बात कर सके। मुझे लगता है कि सोनिया गांधी जी केवल वोट नीति को विदेश नीति के ऊपर रखती है। Gandhi pens an article on the Gaza issue. Those who are penning articles on Gaza, they tweet on Rafah, they carry the bags, they are silent eloquently on Hindus in Dhaka. It shows that even Videsh Niti becomes subject of vote bank Niti. They are eulogizing Hamas, but they have not a word to offer on the deadly terror strikes in Israel. And this is the problem. For years we saw that no relations were maintained with Israel out of vote bank considerations. Today we are in a situation where we talk to both Israel and Palestine. Highest civilian honor of Palestine has been given to Prime Minister Modi. Of the 30 plus civilian honors that Prime Minister Modi has got, almost 7 or 8 come from Muslim nations. We have seen that whether it's Russia or Ukraine, whether it's America or Iran, India is in the unique position that it can talk to all. It is like a bridge between these divided world camps. And therefore, this is not a policy of non-alignment, it's a policy of multi-alignment or of all aligned. And therefore, one should stop misleading and putting vote bank niti above Videsh niti as Sonia Gandhi has done. से माफी मांगने के बाद जो राहुल गांधी के खिलाफ मारहानि का मुकदमा था उसे खारिज कर दिया। बीते दिनों राहुल गांधी ने माफी मांगते हुए खेद जताया था कि गलत तरीके से उन्होंने शिवराज सिंह चौहान के बेटे का नाम एक मामले में लिया था। देखिए, राहुल गांधी दूसरों को तो माफ़ी वीर बोलते हैं, देश के स्वतंत्रता सेनानियों का अपमान करते हैं, पर वो खुद माफ़ी पीर बन चुके हैं, माफ़ी के पीर बन चुके हैं वो, क्योंकि 7 से 10 बार उन्होंने माफ़ी मांगी है। अभी जो उन्होंने ओबीसी समाज से आने वाले एक युवक पर आपत्तिजनक टिप्पणी की कार्तिकेय जी पे, उसके लिए माफ़ी मांगी। फिर हमने देखा कि देश की सेना पे बोला कि सेना की पिटाई होती है, सुप्रीम कोर्ट ने फटकार लगाई तो उस पर माफ़ी मांगी। रफाल में चोरी हुई है, चौकीदारों ने चोरी कर दी तो उसके लिए माफ़ी मांगनी पड़ी। भारत के खिलाफ जिस प्रकार का उन्होंने इकॉनमी डेड से लेकर भारत की एआई समिट पर, भारत की कोविड वैक्सीन पर, भारत के ऑपरेशन सिंदूर पर लगातार उन्होंने मोदी विरोध में, भारत के विरोध में जो बोला है, ये दिखाता है राहुल गांधी हिट एंड रन पॉलिटिक्स में माहिरता प्राप्त करते जा रहे हैं। और वो एलओपी का मतलब लीडर ऑफ प्रोपेगेंडा समझते हैं, इसलिए झूठ बोलते हैं और भाग जाते हैं केजरीवाल की तरह। President led Pranab Mukherjee and the author recalled how her father had described the 2014 Lok Sabha election as a watershed moment in Indian politics, saying Narendra Modi became the country's first directly elected Prime Minister in true sense. Prime Minister Narendra Modi and former President Shri Pranab Mukherjee ji shared a very warm relationship despite being on opposite sides of the political fence. This is because Prime Minister has always shown great regard and respect for the experience and the talent that Pranab Mukherjee ji had. And Pranab Mukherjee was also gracious enough to always acknowledge that Prime Minister Modi
was a generational politician, a generational leader, which India had not seen for the last many decades. And it is a fact that what he has stated and has been quoted by Sharmishta ji, that Prime Minister Narendra Modi today is not just the longest serving elected Prime Minister, where he has broken the record of Prime Minister Nehru, but he is also the longest serving directly elected Prime Minister. Because Nehru ji, the first time he became Prime Minister, it was not through the medium of an election. He had been posited into that position because of the circumstances and because at the time of, just because before independence, while the British were still here, he was made the head of the interim government. At that time, it was not an election as such. The only two leaders whose popularity, whose demand for becoming Prime Minister, and in that sense they were directly elected by the people, were Prime Minister Vajpayee and Prime Minister Narendra Modi. And therefore his assessment is absolutely correct. And Prime Minister Modi represents this Triveni, this Sangam of Seva, Sushasan and Samarpan. And therefore for the last 9,000 days, whether as Chief Minister or as Prime Minister Modi has not taken a single day off. And he believes in the philosophy of Nagrik Devo Bhava, or Janta is Janardhan. On the other hand, we have people who believe in the policy of family first. And therefore, people of this country have rightly given Prime Minister third occasion to govern, and they have kept Rahul Gandhi out of power 3 times in a row and have defeated him in 99 assembly elections. की बेटी शर्मिष्ठा मुखर्जी ने याद किया है और बताया है कि प्रणब मुखर्जी ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को डायरेक्टली इलेक्टेड जो प्राइम मिनिस्टर है वो बोला था। कैसे देखते हैं? देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी और पूर्व राष्ट्रपति प्रणब मुखर्जी, इनके बहुत ही अच्छे, मधुर और गहरे संबंध थे। हालांकि ये अलग अलग राजनीतिक विचारों से और राजनीतिक दलों से आते थे। प्रणब मुखर्जी जी को भारत रत्न से नवाजने का काम भी भारत सरकार ने तब किया जब मोदी जी की सरकार थी। और हमने देखा है कि प्रणब मुखर्जी ने भी प्राइम मिनिस्टर मोदी को हमेशा वो सम्मान दिया, क्योंकि वो एक्नॉलेज करते थे कि देश में न केवल वो लॉन्गेस्ट सर्विंग इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर के रूप में थे, बल्कि जो डायरेक्टली इलेक्टेड मोस्ट पॉपुलर जनरेशनल लीडर में से एक थे। और ये बात सच है जो शर्मिष्ठा जी ने बताई है कि नेहरू जी जब प्रधानमंत्री बने पहली बार, तो वो इंटरिम प्रधानमंत्री बने, तब ब्रिटिश सरकार थी, ब्रिटिश हुकूमत थी, और एक ट्रांजिशनल गवर्नमेंट के वो हेड बने, पर वो कोई डायरेक्ट इलेक्शन से नहीं बने। केवल भारत के इतिहास में 2 ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पहले देश के मानचित्र पर प्रधानमंत्री के रूप में उभर चुके थे, और उनका नाम है अटल बिहारी वाजपेयी जी और प्रधानमंत्री मोदी जी। ये दोनों ही ऐसे नेता हैं जो प्रधानमंत्री बनने से पूर्व ही भारत के लोगों में एक उत्साह जगा रहे थे कि उनको प्रधानमंत्री के रूप में देखना चाहिए। तो मुझे लगता है प्रणब मुखर्जी जी ने जो बात कही है वो बिल्कुल सही है। हाँ, ये हो सकता है कि अब इसको पढ़ने के बाद कांग्रेस के ही लोग प्रणब मुखर्जी और उनके परिवार को गालियां दें, क्योंकि देश की जनता जानती है कि सेवा, समर्पण और सुशासन, इसके लिए लगातार 9000 दिन से चीफ मिनिस्टर गुजरात के रूप में, प्रधानमंत्री के रूप में मोदी जी लगातार काम कर रहे बिना छुट्टी लिए। और दूसरे हमारे नेता है राहुल जी, जो केवल छुट्टी पे ही रहते हैं, अभी भी वो विदेश यात्रा पर है। तो लोग भी बड़े विवेक के साथ तय करते हैं कि प्रधानमंत्री पद पर किसको बैठाना है और किसको 99